और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, कल वाला वीडियो आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और ये सीरीज़ में देखिए अभी एक वीडियो बनाया है। अभी धीरे धीरे 1991 से लेकर 2021 तक सारे पेपर हम रगड़ेंगे। बिल्कुल वादा है मेरा आपसे। और अगर आप न्यू लर्नर हैं और पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करें और फिर थोड़ा आगे शेयर भी करें थोड़ा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर आप न्यू लर्नर है और आपको आर एस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल 9950496952। और इसके साथ साथ आप न्यू लर्नर हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आर एस अड्डा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको भी ज्वाइन करें। इस पर आपको ये जो पीडीएफ जिससे जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। देन मेरी जो अनअकैडमी पर राजस्थान जीके और पॉलिटी की क्लासें जो चल रही हैं, उसके लिंक्स आपको वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे। जो टेस्ट होते हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने देखा था कि हर बार जो भी नया पेपर होता है आरएस का, उस पेपर में पिछले सालों के, बिल्कुल मेरी सीरीज जाके देखना, 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसते ही फंसते हैं। तो अगर ये आपने 2000 क्वेश्चंस कर लिए जो मैं करवा रहा हूँ, तो मेरी गारंटी है कि इन्हीं में से, स्टाम्प पेपर गारंटी में लिखने को तैयार हूँ, इन्हीं में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि ये देख लो आए हैं। लेकिन मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा। बिलीव तब होगा जब आप पेपर देंगे और वहाँ क्वेश्चंस रियल में जब देखेंगे कि हाँ यार सर ठीक कह रहे थे। यही स्ट्रेटेजी होती है मित्रों प्री निकालने की। पूरा आप सोचो कोर्स कर लेंगे और फिर हम रिवाइज करेंगे और फिर हम टेस्ट देंगे, उससे प्री नहीं निकलेगा। प्री एमसीक्यूज करने से ही निकलता है। 4 प्रीलिम्स का मुझे एक्सपीरियंस है, 4 प्री निकाले मित्रों। और मैंने नंबर मेरे बताई हैं कि पहली बार जिया जब 62 नंबर ही थे, फिर 84 हुए, देन 104 हुए, देन 128 हुए। तो ये स्कोर जो बढ़ा है वो इन्हीं एमसीक्यूज की बदौलत ही है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बार रामसा पीर की जयकार कर दो। बोलो रामसा पीर की जय हो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मित्रों, एक जगह है जो हिमाचल प्रदेश में, चलो हिंट मैंने दे दिया, जो भूगर्भिक ऊर्जा, अभी भूगर्भिक ऊर्जा मतलब समझते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, कि भाई जमीन है, इस जमीन के नीचे से जो है वो गरम 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 क्या आएगी, भाप आएगी, और भाप से हम क्या बनाएंगे साहब, ऊर्जा बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। तो ये एक जगह है मित्रों जिसका नाम है मणिकर्णम। मणिकर्णम। और ये मणिकर्णम कहाँ सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं 1991 का पेपर और क्वेश्चन नंबर 21 है। 91 में पूछे गए ये सवाल है। हाँ, तो अगर मैं बताऊं कि भाई मणिकर्णम कहाँ है, तो ये है फ्रेंड्स आपका कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। और भारत में जियोथर्मल एनर्जी, अगर आप भी गए हैं कभी कुल्लू मनाली, तो आपने वहाँ देखा वो गर्म गर्म पानी आता सर्दियों में। वहाँ ठंड कितनी है, फिर भी नीचे से आपको गर्म पानी मिलता है, क्योंकि लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में उबलता हुआ पानी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह है, यू नो वेरी वेल, कि पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो अलग अलग आपने परतें देखी होगी, सियाल, सीमा, निफे। तो जो थर्ड परत है, इसमें निकल और फेरस बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ऐसे अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ जब रोटेट करती हैं तो संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल वेव्स। और ये धाराएं क्या आती है मित्रों, ऊपर की तरफ आती है, धरातल की तरफ, और वो अपने साथ एनर्जी लेकर के आती है। इस वजह से ये गर्मा गर्म एनर्जी हमें नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, आ जाओ साहब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बताओ भाई, इनमें से एक जोड़ा सही है। आराम से सोचो, आराम से सोचो। बिल्कुल सोच लिया है। अब ये तो लॉलीपॉप सवाल है कि भाई विशाखापट्टनम कौन नहीं जानता। बताऊं तुम्हें विशाखापट्टनम, देख लो एक बार। ये यहाँ कहीं आप जाओगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ आपको डेफिनेटली विशाखापट्टनम एक बंदरगाह, बहुत बड़ा बंदरगाह आपको मिल जाएगा।
तो ये तो बराबर सही बात है कि भाई विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है बराबर। अभी मैं आपसे पूछूं ये जो बाकी वाली जगहें हैं, जैसे मैं कहूँ बरौनी कहाँ है, बरौनी, तो बरौनी मित्रों बिहार में है। यहाँ है लाला, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ कहीं है आपकी बरौनी, बरौनी, बरौनी बिहार। और मैं आपसे बोलूँ एक है ना ऐसी कोई नहीं करके, तो ध्यान रखना मित्रों, बरौनी की बहन कोयनी, ये कोयनी रिफाइनरी गुजरात में है बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये कोयला, वैसे ये वर्ड थोड़ा गलत छपा हुआ है, इसका एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए कामाक्षी मित्रों, कामाक्षी या कोयला तेल शोधन जरूर है आपका, वो भी कर्नाटका में मित्रों, महाराष्ट्र में नहीं है, तो यहाँ पर भी गलत छपा हुआ, ये भी कर्नाटका में है। और हल्दिया मित्रों उड़ीसा में नहीं है। हेलो, हल्दिया कहाँ है बताओ, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है बिल्कुल, यहाँ पर है आपका हल्दिया, कलकत्ता में है ना बिल्कुल। और उड़ीसा में फेमस क्या है भाई, पारादीप, ये बंदरगाह है पारादीप उड़ीसा। तो ये तेल रिफाइनरीज में केवल एक जो था वो सही था कि आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, बरौनी बिहार में है, कोयला महाराष्ट्र कर्नाटका में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, बाकी सब टकाटक है। बिल्कुल सा बिल्कुल, एक एक सवाल की बाल की खाल निकालते जाओ, तब मज़ा आएगा। अभी आप कहोगे सर सीधे सवाल, मैं कह रहा हूँ सीधे सवाल नहीं आएंगे, सवाल सीधे नहीं आएंगे, पर सवाल होंगे यही मित्रों। आप वहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100 नंबर आप इजीली ला सकते हो अगर आपने मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखा है तो। हिमाचल प्रदेश में अभी, ये उस समय की बातें, आज से 30 साल पहले की बातें कर रहा हूँ मैं, एक बांध बनाया गया सतलज नदी पर। हालांकि भाखड़ा नांगल तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था ही, भाखड़ा नांगल के पास में एक हिमाचल प्रदेश बांध बनाया गया। ये बांध का नाम है हिमाचल प्रदेश बांध। क्यों बनाया जा रहा है, क्या लॉजिक हो सकता है, मैं तो चलो इसको छोड़ो, मान लीजिए अभी ये कोटा बैराज है अपने, कोटा बैराज के पास में कोई छोटा और डैम बनाए हम, वो क्यों बनाएंगे, एक लॉजिकल बात करें, कोटा बैराज एक बहुत बड़ा बांध है और उसके पास में हमने एक छोटा बांध और बना दिया, ये एक बहुत बड़ा बांध है, इसके पास में छोटा बांध और बनाया, बताओ, सोच के बताओ, लॉजिक लगाओ। लॉजिक ये होता मित्रों कि जब बड़े बड़े बांध होते हैं ना, तो बड़े बड़े बांधों में जब पानी लगातार आता है, सपोज ये पानी आता रहेगा, नदी में आता रहेगा और ये डैम है, तो अभी बांध के अंदर आप जैसे ही इधर आपका ये रिजर्वायर भरता है, आपको पता होगा बांध के एक तरफ पानी आता, दूसरी तरफ तालाब बन जाता है, तो जैसे ही यहाँ पर ये रिजर्वायर भरता जाएगा, इसमें अवसाद सेडिमेंट्स बढ़ते जाते हैं, अवसादन की प्रक्रिया होती जाती है, और अवसाद बढ़ने से बांध की गहराई कम हो जाती है, पानी धारण करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए क्या है कि साइड में छोटे छोटे बांध बना देते हैं, ताकि क्या हो कि ये सेडिमेंट्स पहले ही हम जो है वो कम कर दे, ताकि ये पूरे सेडिमेंट्स यहाँ पहुँच ही ना पाए, अवसादन। तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट को रोकने के लिए ये छोटा बांध और बनाया गया था उस समय। लेकिन लॉजिक मैंने बता दिया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि बड़े बांध के पास में छोटे बांध क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बड़े बांध में उसकी जो गहराई है, उसमें जो अवसाद इकट्ठे होते हैं, उस प्रक्रिया को कम किया जा सके, बिल्कुल, क्योंकि इससे फिर बड़े बांध क्या कमज़ोर हो जाते हैं मित्रों। एनटीपीसी ने वेस्ट बंगाल में एक सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया है। अब इसमें आपको पता है मित्रों, जगह है अरक्का मरक्का फरक्का में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है वो एक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट इंस्टॉल किया। ये उस समय की बात है, बट आपको ध्यान रखना है कि फरक्का एक ताप विद्युत केंद्र है। सीधी सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन का अब वेटेज इतना ही है कि ये एक ताप विद्युत केंद्र है बस। और कहाँ है फरक्का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर है, आप कमेंट करके बताना कि फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ, तुम लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो। तो फरक्का बांध मित्रों मुर्शिदाबाद ज़िले में है, वेस्ट बंगाल के, और स्पेशली
राजमहल कोल फील्ड से इसको वाटर सप्लाई होती है, साथ ही फरक्का नहर से भी इसे पानी दिया जाता है। और एनटीपीसी की बात करें, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है एनटीपीसी, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है, यू नो वेरी वेल। तो एनटीपीसी के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, और फरक्का के बारे में पूछ सकते हैं, और कहाँ पर है ये पूछ सकते हैं। तो मुर्शिदाबाद और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है आपका फरक्का बांध। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ घास के मैदान, 2 ऑप्शन ऊपर है 2 नीचे, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा मिसमैच हो रहा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, इन चारों में से। सोचो, आराम से सोचो। अरे बन्ना रे बागा में झूला घालिया। मित्रों इसका आंसर है आपका कीनिया कैंपोस, कीनिया नहाई, अर्जेंटीना पैम्पोस। बिल्कुल, बी फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर। अभी मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप पे ले जाता हूँ। बिल्कुल, इधर आ जाओ, वर्ल्ड मैप में चलते हैं, और मैं सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिका कहलाता है ना। इस दक्षिणी अमेरिका के ऊपर जो ये सबसे अपर पार्ट में दिख रहा है, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील की उच्च भूमि। तो ब्राज़ील के आसपास मित्रों कैंपोस नाम के घास के मैदान है, कैंपोस। और ब्राज़ील के नीचे ये वाला जो एरिया है मित्रों, जो अर्जेंटीना वाला एरिया है, अर्जेंटीना में है पंपोस या पैम्पोस, पंपास भी कहते हैं कई बार इसे, पंपास भी कहते हैं, या पंपोस कह दो। तो ऑप्शन को अगर देखो ढंग से, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पंपास अर्जेंटीना में, बिल्कुल। तो पंपास और कैंपोस को आपको गांठ बांध लेनी है। कैसे? अपर पार्ट में दक्षिण अमेरिका का मैप देखो, ऊपर ब्राज़ील है, नीचे अर्जेंटीना है। तो ब्राज़ील में कैंपोस है और अर्जेंटीना में पैम्पोस है। अब एक चीज़ और यहाँ और आती है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा, जो अमेरिका में जो घास के मैदान हैं, बोले तो कैसे, ठंडे वाले, इनको क्या कहते हैं भाई? इनको प्रेरीज कहते हैं, ध्यान रहे, प्रेरीज, बढ़िया। और जो यूरोप वाले पार्ट में जो घास के मैदान हैं, इनको क्या कहते हैं भाई? इनको स्टेपीज कहते हैं। ये प्रेरीज, ये स्टेपीज, ये कैंपोस, ये पैम्पोस। तो अभी सवाना किधर है? ये अफ्रीका का जो पूर्वी तट दिख रहा है ना मित्रों, ये वाला, इधर वाला, हाँ, यहाँ है मित्रों आपके सवाना घास के मैदान। कालाहारी मैदान भी आपका इधर नामीबिया के आसपास में। अब क्वेश्चन जाके सर्च करिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? दम है तो कमेंट बॉक्स में देना। और दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया सा बढ़िया। 1 मिनट होल्ड करना मित्रों। हरिओम, राधे राधे। कौन है? अजय। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया कि सवाना जो है वो अफ्रीका में है, और स्टेपीज जो है वो यूरोप में है, और कैंपोस जो है वो ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में। बिल्कुल सा, बिल्कुल बढ़िया सा। ये सवाना स्पेशली केनिया और तंजानिया वाले पार्ट में है। ये व्याख्या समेत पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आओ साहब आओ, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से एक प्यारा सा क्वेश्चन, अगर मित्रों थोड़ा सा भी अपने को पता है तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका जायरे। जायरे की राजधानी किसानसा है। तो बाकी वालों का क्या है भाई? जो वेनेजुएला, मैं आपको अलग अलग भागों में लेके चलता हूँ। वेनेजुएला, वर्ल्ड मैप में चलते हैं, वेनेजुएला एन, ये रहा साहब, हाँ जी। वेनेजुएला कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ।
किस साइड में है अभी वेनेजुएला? किस चलो ये बता दो महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो मित्रों वेनेजुएला है आपका दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में, बिल्कुल। यहाँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में। यहाँ है वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी है फ्रेंड्स काराकास। काराकास ऐसी पढ़ी जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ध्यान रहे। यहाँ कहीं वेनेजुएला है और वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। एक ऑप्शन और है हमारे पास में, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड चलो किधर है, ये पड़ा साहब न्यूजीलैंड, इधर ऑस्ट्रेलिया के साइड में। न्यूजीलैंड की राजधानी है फ्रेंड्स आपकी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, बढ़िया। और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेज्याविक। एन ये पड़ा साहब, ये दिख रहा आपको आइसलैंड, इस आइसलैंड की राजधानी है रेज्याविक। और दुनिया में सबसे उत्तर भाग में स्थित जो कोई कैपिटल है तो वो रेज्याविक है, ध्यान रखना रेज्याविक। और बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ कहीं जायरे हैं, यहाँ जिम्बाब्वे यहाँ कहीं आसपास में। इसकी राजधानी बराबर है, जायरे की राजधानी है किसानसा, बिल्कुल। किसानसा इज़ द कैपिटल ऑफ जायरे। तो ये चारों चीज़ें आपको वर्ल्ड मैप के ज़रिए ध्यान रखनी है टकाटक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में, वोल्गा कहाँ गिरती है भाई साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? सोचो सोचो सोचो, काला, कैस्पियन, बाल्टिक और अरल। मित्रों ये गिरती हैं आपकी कैस्पियन सागर में। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो मैं ले चलता हूँ मैं वर्ल्ड मैप में, बिल्कुल। पहले तो मुझे बताओ नक्शा देख के आपको कहाँ दिख रहा है कैस्पियन सागर, कहीं दिख रहा है क्या? देखो देखो देखो, कैस्पियन सागर कहीं दिख रहा हो तो? मुझे तो दिख गया, आपका मुझे नहीं पता। ये ऐसे दिख रहा नहीं है, ऐसे ये गुंबद की तरह ये ऐसे मुड़ा हुआ, ये मित्रों कैस्पियन सागर है, ईरान के जस्ट ऊपर जो दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ऊपर से दो नदियाँ आती हैं मित्रों, ये रशिया को जो है वो ब्रेक करती है, यूराल और वोल्गा। वोल्गा और यूराल नदियाँ ये दोनों की दोनों कहाँ गिरती है रे भाई? ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ध्यान रखना। वोल्गा और यूराल पर्वत भी है, यूराल नदी भी है, यहाँ पर यूराल माउंटेन भी है ये। तो ये रूस को बोले तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाले, एशिया एंड यूरोप का बॉर्डर तय करते हैं वोल्गा और यूराल रिवर एंड यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर में गिरती है। और क्या पूछा है इसने, एक मिनट रुको। और इसने कहा है एक चीज़ और यहाँ पर है कि हाँ, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, कैस्पियन सागर के अपर पार्ट में यहाँ पर लवणता कम है। और ये क्वेश्चन भी RS प्री में पूछा गया कि कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता कम है, जबकि इसके दक्षिणी भाग में तो 140% के आसपास लवणता है, सैलिनिटी है। तो वजह क्या भाई, यहाँ पर नदियाँ आ रही है ना, और नदियाँ क्या लाती है, एकदम मीठा मीठा पानी, ताजे पानी की नदियाँ। तो अपर पार्ट में यहाँ पर लवणता कम है, दक्षिणी भाग में लवणता ज़्यादा है। जहाँ काराबुगान की खाड़ी है दक्षिणी भाग में, वहाँ लवणता ज़्यादा है। अच्छा, एक और आया है बाल्टिक सागर। ज़रा मैप में बताऊँ तो मैं, बाल्टिक सी कहाँ है? बाल्टिक सी फ्रेंड्स आपका ये स्कैंडिनेविया है ना, स्वीडन वगैरह, यहाँ कहीं आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। इसके इधर वाली साइड में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज़ है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ बाल्टिक सी, बिल्कुल। एक शब्द आया है अरल सागर, अरल सागर। तो मित्रों यहाँ कहीं आपको दिखेगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये दिख रहा है कजाकिस्तान। इसके आसपास में है आपका अरल सागर, अरल सागर। और अरल सागर में 2 नदियाँ गिरती है जिनका नाम है अम्मू दरिया और सिर दरिया, ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर अम्मू दरिया और सिर दरिया। हाँ, इंग्लिश नेम क्या है भाई इसके, बताना कमेंट करके, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो दिख रहा मित्रों, ये वापस अभी RS प्री 2015 या 16 में वापस पूछ लिया था। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ हैं? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का, 1991 का पेपर हम कर रहे हैं। बताओ जरा, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ हैं?
अरे आंसर है इसका मित्रों न्यूजीलैंड। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आल्प्स पर्वतमाला तो हमने यूरोप में सुना है। वो सुना है वो कोई और आल्प से, बताता हूँ तुम्हें, इधर आ जाओ, थोड़ा रफ कर दूँ मैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, बन्ना रे गाल गुलाबी थारा। हाँ इधर आ जाओ मिंडा मिंडियों। शायद तुम्हें मैप ना दिख रहा होगा, क्योंकि शायद मैं आगे आ रहा हूँगा। मित्रों ये एक आल्प्स पर्वतमाला है, वो यहाँ है यूरोप में। आपने पता होगा फ्रांस के आसपास का एरिया। तो अगर आपसे कहते कि आल्प्स माउंटेन कहाँ है, तो आल्प्स माउंटेन तो यूरोप में है, स्विट्ज़रलैंड के आसपास में, फ्रांस के आसपास में। लेकिन शब्द है दक्षिणी आल्प्स, तो ये न्यूजीलैंड में है फ्रेंड्स, जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। रट लो इसको, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यूं समझो आल्प्स तो है यूरोप में, लेकिन दक्षिणी आल्प्स वो है न्यूजीलैंड में। और इसकी खास बातें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इनको एक एक को गौर करना। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट कुक। हाँ, ये क्वेश्चन भी आरएस प्री में पूछा है कि माउंट कुक जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो माउंट कुक भी कहाँ है, न्यूजीलैंड में स्थित है। और ये न्यूजीलैंड की जो पर्वतमाला है जिसका नाम मैंने अभी क्या बताया, दक्षिणी आल्प्स, इसकी सर्वोच्च चोटी है। और इसके खास नाम और है, बताता हूँ तुम्हें, और यहाँ से 4 क्वेश्चन फंसेंगे। आरोवाकी या माउंट कुक, और यहाँ की जो जनजाति है जो इस पर्वत पर रहती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि माओरी जनजाति कहाँ की निवासी है। तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है। माओरी लोग इस शिखर को औरंगो या आरंगो कहते हैं, माउंट कुक को। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन है कि कीवियंस या कीवी किन लोगों को कहा जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवियंस कहा जाता है या कीवीज कहा जाता है। अभी एक क्वेश्चन और बनता है मित्रों, ये पास में आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी भाग में मूंगे की चट्टानें पाई जाती भाई साहब। हो बहुत लंबे चौड़े हिस्से में मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी प्रवाल भित्ति, महान प्रवाल भित्ति है एक तरह से, 2900-2800 किलोमीटर लंबी भाई साहब। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जो है वो राज्य है, नाम है उसका मित्रों क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, दक्षिणी विक्टोरिया, इसके पूरे बॉर्डर को कवर करती हुई यहाँ पाई जाती हैं आपके ग्रेट बाउंड्री ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान प्रवाल भित्ति। याद रह जाएगा। तो इस टाइप से जब हम क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तो मैं जो कह रहा हूँ 35 से 40 सवाल वो मिलते हैं। अब खाली सवाल देख लिए, अब असद रट लिए, उससे काम नहीं होना है। और मैं मेरा कह रहा हूँ, मैं तो मित्रों ज़्यादा पढ़ के भी नहीं जाता, आप लोगों को जो डिस्कस करता हूँ और ये सवाल देख के जाऊँगा, मैथ रीजनिंग अपने पकड़ में, करंट और इकोनॉमिक सर्वे कर लिया, लोड का है लेना, फ्री हमेशा होता है और हमेशा होगा। तो प्रीलिम्स को लेके एकदम काल्म रहना है, एकदम चुपचाप बस। अब जो लोग पहली बार दे रहे हैं, अब उनको, मुझे पता है उन्हें टेंशन होती है और होगी, और ये हमेशा होगी। एग्ज़ाम जो देगा उसको टेंशन तो होगी, पर जो पहली बार देते हैं उसको लगता है यार क्या होगा, क्योंकि सिलेबस पकड़ में नहीं होता। और एक बार फ्री हो गया ना, तो फिर आपकी फ्री हमेशा होगा, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। डिस्कशन में थोड़ा देखो टाइम तो लगता है, टाइम तो देना पड़ेगा, फिर ऐसे तो होगा नहीं। आप तो डबल स्पीड करके इन वीडियो को सुन लेना, सिर्फ आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो एक देश है अफ्रीका में, जाम्बिया। जाम्बिया में तांबा तो बहुत है, ये क्वेश्चन था 91 में, लेकिन वो इसका यूज नहीं कर पा रहा बेचारा। तो इसकी वजह है मित्रों समुद्री बंदरगाह के पास में स्थित न होना। जाम्बिया जब आप अफ्रीका में देखेंगे तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब स्थल रुद्ध कंट्री है। जैसे अपना राजस्थान नहीं है, राजस्थान भी तो लैंडलॉक है, हमारी सीमा किसी समुद्र से लगती है क्या। तो अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ जब समुद्री बंदरगाह ना होने से
ये तांबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता, और तांबे का ट्रांसपोर्टेशन ना होने से अभी तक ये अपने संसाधनों का बेस्ट यूज नहीं कर पाया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? अरे भाई साहब, सिंपल सा है, इसका आंसर है सीन। हाँ, सीन नदी के किनारे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। खास बात क्या मित्रों, ये एक काउंटी है जिसका नाम है ल्यूजोन, जिसे डिजोन ल्यूजोन कहते हैं। तो ये फ्रांस के डिजोन से निकलती है और पेरिस होती हुई आगे बढ़ जाती हैं और फाइनली इंग्लिश चैनल में जाकर के गिरती है। अभी इंग्लिश चैनल कहाँ है? एक मिनट इधर देख लो। पहले तो बताओ फ्रांस कहाँ है, सच्ची बताओ फ्रांस कहाँ है वर्ल्ड मैप में? पता है तुम्हें? ए नहीं, ये पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हरियाला बनाओ। थोड़ा मैप क्या छोटा आ गया ना मित्रों, ये यहाँ कहीं आपको फ्रांस दिख जाएगा, और ये अपर साइड में जाते हैं तो यहाँ कहीं आपको इंग्लिश चैनल दिखेगा। तो यहाँ इंग्लिश चैनल में जाकर के ये गिरती है, और इंग्लिश चैनल में गिरने वाली सबसे लंबी रिवर्स में से एक है आपकी सीन नदी। और एक नदी और अभी इसमें आई थी, इसका नाम था राइन। राइन। तो फ्रेंड्स, राइन नदी जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कोई फॉरेस्ट नहीं है, ये एक तरह से पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। तो ये राइन नदी के किनारे जर्मनी के दो महान शहर, हाँ, एक का नाम है कोलोन, एक का नाम है कोलोन, कोलोन सिटी, एंड दूसरा और है मित्रों बॉन। बॉन और कोलोन दोनों के दोनों राइन नदी के किनारे स्थित हैं, और ये जर्मनी की एक प्रमुख नदी है मित्रों। और सोन के बारे में तो आप जानते ही हैं, सोन नदी ये एमपी में अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलकर ऊपर की ओर जाते हुए फाइनली गंगा में मिल जाती है। बिल्कुल सब, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कि प्रेजेंटली फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि भाई प्रति व्यक्ति आय भारत में जो है वो किस राज्य की सर्वाधिक है? तो पहले इसका आंसर बीच में गोवा हुआ था, अभी मैं अभी 2022-23 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में पर कैपिटा इनकम लगभग 2.75 लाख है, जबकि इंडिया का एवरेज अपन देखें तो इंडिया का तो लगभग 1.60 या 1.72 के आसपास में। और जो गुड़गांव है ना, गुरुग्राम, बिल्कुल, गुरुग्राम की तो लगभग 8 लाख पर कैपिटा इनकम है। और सबसे कम अगर मैं बात करूं प्रति व्यक्ति आय, तो वो है मित्रों आपकी बिहार की। ध्यान रखना, प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो इनकम है पर कैपिटा इनकम, वो हरियाणा की सर्वाधिक है। बिल्कुल। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, अभी तो ये क्रियाशील नहीं है, पहले ये थी, ये क्यों बनाई गई थी? हाँ जी, आराम से सोचो, चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। तो मित्रों, इसका जो आंसर है सिंपल सा, इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका एक मिनट, इसमें क्या है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती थी, क्रियान्विति तैयार करती थी। एक्चुअल में इसका आंसर ये था कि ये पंचवर्षीय योजनाओं को फाइनल, अंतिम रूप से जो है वो अनुमति देती थी कि भाई हाँ, अब हम जो है वो इसको, इस पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, ये व्याख्या में थोड़ा गलत है, योजनाओं की समीक्षा करती थी, ये बेस्ट नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है ये होना चाहिए कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति की देखरेख करती थी। तो बी फॉर बम्बाला जो है वो परफेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी मित्रों 6 अगस्त 1952 को, जो योजना आयोग था हमारा, योजना आयोग के साथ ये भी काम करती थी एनडीसी, और किसी भी पंचवर्षीय योजना को फाइनल जो है वो अनुमति इसी योजना से, एनडीसी से ही मिलती थी। और इनके जो मुखिया हुआ करते थे वो प्रधानमंत्री थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और कोई होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री सारे इनके सदस्य होते थे।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है भाई साहब? ओ हो, बहुत ही प्यारा सवाल है और ये आरएस प्री में कई दफ़े पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड, तो मित्रों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। याद करिए, आज आपसे पूछूं कि भाई पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप कौन है, तो आपके सामने नाम आएगा साहब, इंडिया। बिल्कुल, हाँ। और भारतीय राज्यों में यूपी सबसे टॉप में, राजस्थान सेकंड नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। हाँ, और मित्रों 1964-65 में, देखो 1966-67 में, 1966-67 में तो कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति। और ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जानते हैं हम? अरे श्वेत क्रांति के नाम से, श्वेत क्रांति। और इसका सूत्रपात हमने कहाँ से किया था? स्पेशली गुजरात में मित्रों। ये दुनिया का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी प्रोग्राम है और जिसकी बदौलत आज हम इतने दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ गए। और इसके जो प्रणेता थे, जिनका देहांत हाल ही के कुछ वर्ष पूर्व हुआ है, वर्गीस कुरियन। ध्यान रखना, वर्गीस कुरियन, ये नाम आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति के रूप में ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन। बढ़िया सा बढ़िया, सुपर है सुपर। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये व्याख्या समेत आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। मित्रों ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मेरा अब क्वेश्चन आपसे ये है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये क्वेश्चन है मेरा। सोचो जरा, कब आई थी? 1985-90, 1992-97, 2000 से 2005, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। तो मित्रों इसका आंसर है 1992 से 1997। अब ये 8वीं पंचवर्षीय योजना अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत इम्पोर्टेंट है। बताओ क्यों? मित्रों 1992, ये देखो, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, वो थी 1985 से 90, 7वीं, ठीक है। लेकिन होता क्या है धीरे धीरे कि भाई इस दौरान किसकी सरकार थी? राजीव गांधी सरकार थी। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी सरकार गई तो थोड़ा असमंजस हो गया। कुछ टाइम के लिए वीपी सिंह आ गए, उसके बाद में फिर चंद्रशेखर जी जो है वो अपने प्रधानमंत्री बने। ये बातें कर रहा हूँ मैं 1989 से 91 के बीच की। दो प्रधानमंत्री बन गए, वीपी सिंह जो फेमस है किसके लिए? मंडल कमीशन के लिए, ओबीसी रिजर्वेशन। तो वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। तो हम 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं समय पर लागू नहीं कर सके और 2 साल डिले हो गया। और फिर ये लागू हुई मित्रों 1992 में, जो 1997 तक चली। ये योजना खास क्यों है? ये योजना खास इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो सूत्रधार थे मित्रों, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। इसे हम किस नाम से जानते हैं? राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इम्पोर्टेंट बात कि इस योजना में हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया था, जिसे अभी मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये एलपीजी का मॉडल हमने कब एडॉप्ट किया था? डेट भी याद रखना, 24 जुलाई 1991 को हमने ये एडॉप्ट कर लिया था। और पहला बजट प्रस्तुत किया था। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह ये 8वीं योजना वर्तमान सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं मित्रों। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ये बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है मित्रों। नरसिम्हन कमेटी बनी थी। नरसिम्हन कमेटी एक्चुअल में बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए है। अभी तो तारापुर कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी और कई सारी बन गई है। बट ये क्वेश्चन भी कई दफ़े पूछा गया है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से हैं, जो 1991 में बनाई गई थी, 1991 में बनाई गई थी। बिल्कुल। भोजन, काम और उत्पादकता, ये अब रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था मित्रों, जो 1985 और 1990 के बीच लागू की गई थी। और राजीव गांधी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे साहब। ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत
नहीं है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। कमॉन 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 कमॉन। जवाहर रोजगार योजना लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? अरे भाई, जवाहर रोजगार योजना इसलिए लाई गई थी ताकि बिल्कुल, बी फॉर बॉम्बे, कि मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन किया जा सके। तो मित्रों, इसका मीनिंग क्या है देखो जरा, ये अभी चर्चा में और राजस्थान में अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जवाहर रोजगार योजना 1989 क्यों लाई गई? बिल्कुल, रुक जाओ, एक बार ऑप्शंस देख लो, बिल्कुल बराबर, बी फॉर बॉम्बे इज द परफेक्ट आंसर। ये इसलिए लाई गई थी मित्रों कि गांव में देखो, अब खेती तो है ही है, कृषि तो करते ही हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन कृषि में अब आपको पता है कभी बरसात कभी हो नहीं हो, तो एक डिपेंडेंसी हो जाती है। तो सरकार ने ये योजना लाई ताकि गांव में खेती के अलावा भी और कई सारे सेक्टर है जहां पर फोकस किया जा सके और रोजगार में वृद्धि की जा सके। तो अल्टीमेटली सरकार क्या चाहती थी? कृषि में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। और जीवन स्तर हम कैसे ऊपर उठाएंगे? अब देखो, नरेगा में हम कौन सा खेती करवा रहे हैं भाई? हम क्या करवा रहे हैं? हम गांव में सड़क बनवा रहे हैं, हम गांव में भवन बना रहे हैं, हम गांव में तालाब खुदवा रहे हैं, हम गांव में और भी कई सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे गांव की जो आधारिक संरचना है, जो गांव का जो आधारभूत संरचना है, पेयजल, सड़क, रोडवेज या और भी कई सारी बातें, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में क्या हो मित्रों? डेवलपमेंट किया जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। डंकन प्रस्ताव का रिलेशन किससे था मित्रों? अब ये क्वेश्चन जिनको पता है डंकन प्रस्ताव क्या है वही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी रिलेवेंट था और अब भी रिलेवेंट, हालांकि पहले ये करंट अफेयर का सवाल था और अब इसका रिलेशन है मित्रों WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। याद रखना, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995। क्या भारत इसका सदस्य है? बिल्कुल है, भारत इसका सदस्य। इससे पहले WTO का फुल फॉर्म क्या था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, ध्यान रखना। तो मित्रों, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन अब रिलेवेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन भी देखो उस समय का है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी बातें डिस्कस कर लो। थोक मूल्य सूचकांक, मुझे बताओ आप, महंगाई अभी जो हम नापते हैं वो थोक मूल्य सूचकांक से है या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी एक होता WPI और एक होता CPI। हम अभी इंडिया में महंगाई का मेजरमेंट किससे करते हैं? तो पहले WPI था, अभी हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार पर करते हैं। अच्छा बताओ भाई, CPI का आधार वर्ष क्या है? ये तो सबको पता 11-12 ही है, लेकिन यहाँ पर लोचा है। इंडिया में WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, बट राजस्थान की जब बात होगी कि राजस्थान में WPI का आधार वर्ष क्या है, 1999-2000 है। ध्यान रखना, 1999-2000 है। बिल्कुल, बाकी ये ऑप्शन अभी हमारे काम के नहीं है। बिल्कुल, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये है आपका फाइनल क्वेश्चन। न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम हम आखिरकार क्यों लेके आए थे? किस लिए लाए थे? आराम से सोचो। इसका आंसर भी पिछले से पिछले सवाल में था। आधारभूत संरचना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 में लाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीणों को खेती के अलावा दूसरे कार्यों में भी लगाया जाए, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और गाँव में स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, इन पर फोकस किया जा सकता है। और इन सब को एक ही शब्द में आप बांट सकते हैं, आधारभूत संरचना। बिल्कुल मित्रों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी तो देखो, मैं तो मेरी मेहनत करूँगा ही, तुम लोग भले सब्सक्राइब करो नहीं करो, मैं तो मेरी मेहनत करूँगा ही,
क्योंकि मुझे मेरा लाइफ का टारगेट अचीव करना है और मैं भी आपके साथ मैदान में हूँ। मुझे भी आरएस बनना है, ध्यान रहें, और आरएस बोले तो एसडीएम बनना है। तो मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ी इस मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको आरएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग 9950496952 ठोक देना मैसेज, फ़ोन मत करना। और आरएस अड्डा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। इस चैनल पर बहुत सी बातें आपको शानदार तरीके से बताई जाती हैं। ओके बाय, टेक केयर।